गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 11वीं में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु संरचना के बारे में बताया गया है। तो परमाणु संरचना के बारे में पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अपना विचार दिया और माना जाता था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु संरचना का परिचय, जिसमें प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में माना, जिसमें परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता था तथा वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था। लेकिन परमाणु जो था किसी भी तत्व का एक अविभाज्य कण के रूप में माना जाता था। उसके बाद जब जॉन डाल्टन ने सन 1804 में परमाणु संरचना के बारे में बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है जिसमें अपना एक द्रव्यमान होता है, लेकिन एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं और अलग अलग तत्व के परमाणु रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो 19वीं शताब्दी तक सही माना जाता था, लेकिन जब 19वीं शताब्दी में के अंत में और जो 20वीं शताब्दी है उसके प्रारंभ होने से पहले ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं रहता है। इसको एक या एक से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, या फिर परमाणु के जो मूलभूत कण हैं उसके बारे में पता चला, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहलाते थे। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो अध्ययन किया उन वैज्ञानिकों का नाम था सर जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर। इन सब ने परमाणु का और गहन अध्ययन किया और उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद जो परमाणु के मौलिक कण है, मौलिक कण माने कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका खोज हुआ। तो उनके खोज के लिए सबसे पहले ये पता किया गया कि जो परमाणु होता है उसमें विद्युत उत्पन्न होता है। तो कांच या एबोनाइट था, उसको सिल्क से रगड़ा गया, तो रगड़ने पे पता चला कि उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो यह दर्शाता था कि पदार्थ हमेशा विद्युत प्रकृति का होता है तथा उसमें धन आवेश और ऋण आवेश विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था उसकी खोज किया गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहा जाता था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का सबसे पहले जो शुरुआत किया गया वो था सन 1879 में विलियम क्रूक्स नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो उसके लिए जो विद्युत सुचालकता का अध्ययन इन्होंने गैसों में किया। तो विद्युत सुचालकता मतलब विद्युत में सुचालकता का गुण पाया जाता है, इसका अध्ययन इन्होंने गैसों में किया और इसको कम दाब पर किया। तो कम दाब कहने का मतलब है कि इसके लिए इन्होंने एक विसर्जन नली लिया। एक विसर्जन नली इस प्रकार की थी। ये एक विसर्जन नली है, इसमें इन्होंने कम दाब लिया और इसमें एक सिरे पर कैथोड और एक सिरे पर एनोड लगाया। जो कैथोड था उसमें ऋण आवेशित है और जो एनोड रहता है वो धन आवेशित है। फिर इस नली में इन्होंने वोल्टेज उत्पन्न किया और इस वोल्टेज के लिए यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए इसको एक बाहरी तार से जोड़ा गया और इस वोल्टेज में जो करंट उत्पन्न होता था उसका मान था 10,000 वोल्ट। उसके बाद इस नली में निर्वात उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे एक बाहरी नली से इसको जोड़ा गया, इस जो विसर्जन नलिका थी उसको। फिर इसमें निर्वात पंप लगाया गया बाहरी नली से और इसमें
दाब उत्पन्न किया गया जो 0.01 मिलीमीटर था। इस प्रकार निम्न दाब पे इसमें जब उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया गया तो इसमें देखा गया कि यहाँ पे जो कैथोड था उसमें से कुछ किरण निकलती है और निकलने के बाद वो एनोड की ओर गति करती है। तो जो ये कैथोड था इसे किरण निकलने के बाद वो सीधी रेखा में गति करती हुई एनोड की ओर गई। तो कैथोड में ऋण आवेश रहता है, तो इसमें से जो किरण निकली वो एनोड की ओर गई। तो एनोड धन आवेशित है, तो हमेशा जो ऋण आवेश रहता है वो धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो कैथोड से किरण निकल रही है उसमें ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए वह एनोड की ओर गति करके धन आवेशित की ओर आकर्षित होता है। तो इसमें जो किरण निकली उसको कैथोड किरणें कहा गया। और जब यह किरण निकल करके एनोड की ओर गई तो उसमें जो एनोड की तरफ की जो कांच की दीवार थी वो हल्के हरे रंग के प्रकाश से चमकने लगी। और जब चमकी तो उसके बाद यहाँ पे एक छिद्र किया गया जिसमें जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर उसको देखा गया तो एक चमकदार बिंदु प्राप्त हुआ, जिससे यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया कि जो कैथोड है वहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं और ये सरल रेखा में गति करके एनोड की ओर जाती हैं। तो एनोड धन आवेश रहता है, तो जो किरण है वो धन आवेश की ओर आकर्षित हो रही हैं, इसलिए जो कैथोड से किरणें निकली उसमें ऋण आवेश पाया जाता है और इसको कहा जाता है कैथोड किरणें। तो यही कैथोड किरणों को इसके गुण के बारे में आगे अध्ययन किया गया। तो इसके अनेक गुण के बारे में बताया गया जो इस प्रकार है। पहला, कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो जो कैथोड किरण था उसमें इसके लिए छोटे छोटे अनेक प्रयोग किए गए और कैथोड किरणों के गुण का यहाँ पे अध्ययन किया गया। तो सबसे पहले जो था, कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। तो इसमें कैथोड किरणों की जो प्रकृति थी उसमें सबसे पहले ये पता लगाया गया कि कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। इसके लिए उसी विसर्जन नलिका में एक प्रयोग किया गया। तो जो विसर्जन नलिका लिए थे उसी में कैथोड किरणों के रास्ते में एक वस्तु रखा गया, पंखे नुमा छोटा सा। तो जब कैथोड किरणें इसमें गति करती हैं तो इस वस्तु की जो छाया है वो उसकी प्रतिछाया के रूप में यहाँ पे उसकी दूसरी ओर बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं और उनके मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसकी छाया हमें दूसरी ओर प्राप्त होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। उसके बाद जो दूसरा उसका गुण है कैथोड किरण का, उसमें आता है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। तो कैथोड किरणों की प्रकृति को जानने के लिए उसी विसर्जन नलिका में एक और प्रयोग किया गया, जो था कि एक तो इधर कैथोड है, इधर एनोड था और दोनों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र लगाया गया और विद्युत क्षेत्र का जो वोल्टेज था वो निम्न वोल्टेज का था। तो इसमें जो कैथोड किरणें निकलती थी उसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र में निम्न वोल्टेज लगाया गया और यहाँ उच्च वोल्टेज दिया गया कैथोड में। जब कैथोड में उच्च वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से एक किरण निकलती है जो कैथोड किरण रहती है। जब ये सीधी रेखा में गमन करता है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ये धन आवेश और ऋण आवेश जो आवेश रहता है विद्युत क्षेत्र में, तो जो कैथोड किरणें रहती है वो धन आवेश की ओर मुड़ जाती है या धनात्मक प्लेट की ओर विचलन प्रदर्शित करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो कैथोड किरणें रहती है उसमें ऋण आवेश रहता है, क्योंकि ऋण आवेश ही धन आवेश की ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। उसके बाद जो तीसरा गुण है कैथोड किरणों का, उसमें आता है चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित होती है। तो उसी विसर्जन नलिका में प्रयोग करने के लिए जो कैथोड किरण था उसके मार्ग में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। जब कैथोड किरणों को
सीधी रेखा में प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में आने पर कैथोड किरणें वहाँ पे विचलन प्रदर्शित करती हैं और सीधी रेखा से विचलित हो जाती है और चुंबकीय क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। तो इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, लेकिन जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें विचलन होता है। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। उसके बाद कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। चौथा गुण है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनती हैं। तो उसके लिए एक विसर्जन नलिका जो लिए थे उसी में आगे देखते हैं। तो जो कैथोड किरणें रहता है सीधी मार्ग में गति करते हैं, उसके रास्ते में एक चक्र रख दिया जाता है, पेंडुलम, जिसके कारण जो कैथोड किरणें उससे टकराती हैं तो यह पेंडुलम घूमने लगता है या गति करने लगता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे द्रव्य कण थे जिससे जो इस चक्र से टकराने के बाद इसको गति करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इससे पता चला कि जो कैथोड किरणें थे उसमें छोटे छोटे द्रव्य कण पाए जाते हैं जिसके कारण यह गति करता है। अब पांचवा जो गुण आता है कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो धातु की जो पत्ती रहती है या प्लेटिनम पत्ती में कैथोड किरणों को टकरा दिया जाता है तो धातु की पत्ती गर्म होकर लाल हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें उसमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उसके बाद जो छठवां है कैथोड किरणें एक से किरण उत्पन्न करती हैं। जब उच्च वोल्टेज युक्त विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणों को टंगस्टन, मालिब्डेनम या प्लेटिनम की सतह से टकराया जाता है तो इसमें एक से किरण उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है कैथोड किरणों का अगला गुण, तो गैसों का आयनीकरण करती है। किसी भी गैस में अगर कैथोड किरण प्रवाहित किया जाता है तो वह गैस धन आवेश और ऋण आवेश में टूट जाती है, माने गैसों का आयनीकरण हो जाता है। अब कैथोड किरणें विसर्ग नली की कांच तथा कुछ अन्य पदार्थों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। अब जो कैथोड किरण रहेगा वह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। यह प्रतिदीप्ति जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड की सतह पर ज़्यादा उत्पन्न होती है। अगला जो गुण है वह है कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट को जो कैथोड किरण है वह प्रभावित करती है। उसके बाद भेदन क्षमता, तो एल्युमिनियम की पतली पत्ती को पार करती है परंतु मोटी पत्ती द्वारा इन्हें रोका जा सकता है। तो जो पतली पत्ती रहती है उसको कैथोड किरण पार कर जाती है, लेकिन जो मोटी पत्ती रहता है उसको कैथोड किरण पार नहीं कर पाती है। तो ये सभी गुण कैथोड किरण में पाए जाते हैं और उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान का अनुपात, तो जो कैथोड किरण था उसमें ऋणात्मक प्रकृति पाई गई। उसके बाद जो उसको इलेक्ट्रॉन माना गया, तो जो इलेक्ट्रॉन था उसको उसके आवेश को E से और उसके द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश बटा द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करने के लिए एक और प्रयोग किया गया जिसमें सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए सर्वप्रथम जे थॉमसन ने कैथोड जो किरण था उसके मार्ग पर एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगाया और दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखा। तो यहाँ पे एक विसर्जन नलिका जो लिया गया था उसी प्रकार से एक और विसर्जन नलिका लिया गया जिसमें यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है। तो जो कैथोड से जो किरणें निकलती है और एनोड की ओर आती है उसके मार्ग में सर जे थॉमसन ने दो क्षेत्र लगाया। एक तो विद्युत क्षेत्र था और दूसरा था चुंबकीय क्षेत्र। तो जो विद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये था विद्युत क्षेत्र। तो जो दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखा गया, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। उसके बाद इसमें जब कैथोड किरणों को गुजारा गया तो इसमें
सर जे थॉमसन ने जो अवलोकन किया उसके बाद आगे E/m का निर्धारण किया गया। तो जब इसमें से गुजारा गया कैथोड किरणों को, तो इसमें कैथोड किरणें विचलित होंगी, और विचलित होती हैं तो विचलन की जो मात्रा रहती है वो दो के अनुक्रमानुपाती रहती है। माने कि जो कैथोड किरणों का आवेश रहेगा, ऋणात्मक आवेश, उसके अनुक्रमानुपाती होगा, और दूसरा ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती रहता है। माने कि जो कैथोड किरणों का विचलन रहेगा और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहेगा उसका अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है विचलन, इसलिए E को ऊपर लिखा गया है, अनुक्रमानुपाती है तो, और M उसके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है M, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। तो इस प्रयोग के बाद सर जे थॉमसन ने ही E/m का जो मान निकाला यहाँ पे, तो इस मान को निकालने के लिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। उसके बाद इसमें आवेश और m का अनुपात निकाला, तो इस अनुपात का जो मान है 1.76 गुणित 10 का घात 1.76 गुणित 10 का घात 8 कूलाम प्रति ग्राम प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक है और ग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो यहाँ से E/m का मान 1.76 गुणित 10 का घात 8 कूलाम प्रति ग्राम मिला। अब इस प्रयोग में दो अन्य और निष्कर्ष निकाले गए, जो था कि कैथोड किरणों का आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात होता है सभी कणों के लिए समान होता है। इस प्रयोग से जो निष्कर्ष निकला कि E/m का जो भी मान निकला है यहाँ से वह सभी कण के लिए समान होगा। और यहाँ पे इस विसर्जन नली में कौन सा गैस लिया गया है इसकी प्रकृति पे E/m का मान निर्भर नहीं करेगा। और दूसरा जो निष्कर्ष था, इलेक्ट्रॉन एक सार्वत्रिक कण है तथा द्रव्य का आवश्यक घटक है। इलेक्ट्रॉन जो है सार्वत्रिक कण है, माने सभी प्रकार के जो अणु या परमाणु हैं उसमें पाया जाता है, और यह एक आवश्यक घटक होता है किसी भी द्रव्य का। यह था इस प्रयोग का निष्कर्ष। उसके बाद यहाँ से तो E/m का मान हमको प्राप्त हुआ, जो था 1.76 गुणित 10 का घात 8 कूलाम प्रति ग्राम। अब उसके बाद यहाँ से आवेश का मान निकालना था और द्रव्यमान का मान निकालना था। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किया गया। माने इलेक्ट्रॉन जो था उसके आवेश E का मान यहाँ से निर्धारण करने के लिए जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना प्रयोग किया। तो उन वैज्ञानिक का नाम था R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सन 1909 में एक तेल बूंद विधि का प्रयोग किया। माने कि एक विसर्जन नली का इस प्रकार से लिया और उसमें तेल की बूंदों के द्वारा प्रयोग किया गया। तो जो तेल बूंद विधि का प्रयोग किया गया उसके बाद इस विधि को ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें मिलिकन द्वारा ई माने कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आवेश E का मान उनके द्वारा निकाला। तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऋण आवेश रहता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे ऋण आवेश में आएगा उसका जो भी मान है तो उसका मान 1.602 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम प्राप्त हुआ। यह था इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। या फिर इसको ESU में लिखेंगे तो इसका मान ऋण 4.8 गुणित 10 का घात ऋण 10 ESU मिलेगा। उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश को इकाई ऋण आवेश माना गया।
माने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था वो इतना होगा, ये कंफर्म हो गया कि 1.602 × 10⁻19 कूलाम ही रहेगा। अब जो हर पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो इतना ही रहेगा, ये स्पष्ट था। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन कोई भी और कण रहेगा उसका द्रव्यमान इसी के गुणक के रूप में पाया जाएगा और इससे कम नहीं होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया। उसके बाद जब E का मान यहाँ से निकल गया तो अब बचा था E/m से m का मान निकालना। तो यहाँ से E का मान मिल गया था और E/m का मान मिल गया था, अब बचा m का मान निकालना। तो इसके लिए जो दूसरा प्रयोग था उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का निर्धारण किया गया। तो सर जे थॉम्सन ने ही प्रयोग को आगे किया और इसमें जो E का मान और E/m का मान रखते हुए m का मान यहाँ से निकाला। तो इसके लिए E/m का अनुपात इतना मिला था 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम और E का मान था 1.60 × 10⁻19 कूलाम। तो इसी में m का मान निकालने के लिए E/m किया। तो दोनों के जो अनुपात को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो m का मान यहाँ से मिलेगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो यही ये हो जाता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये था किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में। और यहाँ पे जो 2 कूलाम था वो कट जाता है और इस ग्राम को किलोग्राम में अगर ग्राम के रूप में देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम और किलोग्राम में देखेंगे तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। उसके बाद ये तो था उसका द्रव्यमान। अब देखा गया कि जो हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु होता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, तो जो इलेक्ट्रॉन था वो सबसे छोटा कण, उसको मूलभूत कण माना गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में कितना छोटा या कितना बड़ा रहता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको इतना मिला 9.1 × 10⁻28 ग्राम। उसके बाद जो हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान था वो इतना था 1.008 ग्राम। तो इन दोनों का जो तुलना किया गया तो 1 ग्राम परमाणु में जो कणों की संख्या रहेगी, परमाणुओं का द्रव्यमान रहेगा, तो 1 ग्राम लेंगे तो उसमें 6.023 × 10⁻23 माने एवोगैड्रो संख्या के बराबर हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे। तो जब एक परमाणु का निकालेंगे, 1 ग्राम से एक परमाणु का निकालेंगे तो जो 1 ग्राम का द्रव्यमान इतना होता है 1.008। तो इसको एवोगैड्रो संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो ग्राम आएगा निकल के वो रहेगा हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा 1.67 × 10⁻24 ग्राम। अब इसको और इसको इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटा एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान आता है 1/1837। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। तो यह निष्कर्ष यहाँ से निकला कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। यह तो हो गया अब इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब जो एनोड किरणें या कैनाल किरणें की खोज या प्रोटॉन की खोज, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।